हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब बहुत खुश होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे। माई सेल्फ डॉक्टर शालू वशिष्ठ, वेलकम टू डॉक्टर शालू क्लासेस। और आज हम करने जा रहे हैं अपने +2 के फर्स्ट चैप्टर का 4th पार्ट, दैट इज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। मुझे पूरा विश्वास है बच्चों, आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखे होंगे और मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी किया होगा, क्योंकि नॉलेज शेयर करने से बढ़ती है, जैसा कि मैं हर बार कहती हूँ। इसलिए बच्चों, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। यहाँ पर मैं आपको बायोलॉजी की एक एक चीज को डिटेल्ड वे में पढ़ाऊंगी, मैं कुछ भी नहीं स्किप करूंगी और आपको नीट का पूरा मटेरियल यहाँ मिलेगा। तो हमेशा 10:30 पे अपने कॉपी और पेन के साथ तैयार हो जाया करो, क्योंकि बेहतरीन नोट्स वही होते हैं जो आप खुद बनाते हैं बच्चों। रटे रटाए तो बुक्स में भी सब कुछ लिखा है, तो आपको और नोट्स की जरूरत क्यों है? बुक्स में सब कुछ लिखा हुआ है। फिर क्यों आपको टीचर की जरूरत पड़ती है? टीचर एक मीडियम है बेटा, जो आपको बुक्स की कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज को बहुत ही सिंपल और सिंपलेस्ट वे में करके आपको समझाता है। तो यहाँ मैं वही काम करने आई हूँ बेटा, अपनी एनसीईआरटी को और इसके साथ साथ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने के लिए मैंने ये चैनल शुरू किया है। आई होप इसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी, बट इसके लिए आपको मेरे साथ बने रहना पड़ेगा, रेगुलर रहना पड़ेगा। तो जल्दी से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हो जाए। और हाँ, वी डायरेक्टली कम टू आवर चैप्टर, दैट इज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। इसके अंदर हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरा कवर किया है। आज हम करने जा रहे हैं बेटा इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन से इवेंट्स होते हैं? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट्स को हम बेटा 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, fertilization and last one is post fertilization event. इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 इवेंट हम डिवाइड करते हैं। प्री फर्टिलाइजेशन की फर्टिलाइजेशन से पहले क्या क्या तैयारी होनी चाहिए, फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, और फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो जाइगोट बनता है वो किस तरीके से डेवलप करता है, यानी कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो ये हम तीनों चीजें हम 1 by 1 स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम करते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। नंबर 1, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। बेटा देखो, फर्टिलाइजेशन से पहले, फर्टिलाइजेशन के लिए हमें पहले फर्टिलाइजेशन का रॉ मटेरियल इकट्ठा करना पड़ेगा, स्टोरी के रूप में याद करो, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए फर्टिलाइजेशन के लिए? हमें चाहिए गैमीट्स, हमें चाहिए गैमीट्स, मेल गैमीट चाहिए, फीमेल गैमीट चाहिए, ताकि वो आपस में फ्यूज और फर्टिलाइज कर सके। तो सबसे पहले हमें क्या बनाने होंगे? गैमीट्स। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के अंदर फर्स्ट जो प्रोसेस है दैट इज गैमेटोजेनेसिस, दैट इज गैमेटोजेनेसिस, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, ठीक है, गैमीट्स का बनना। तो सबसे पहले हमारे लिए गैमीट्स का बनना बहुत जरूरी है। इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं बेटा, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। जेनेसिस का ऑलरेडी मतलब फॉर्मेशन, हर जगह इसका मतलब होता है बेटा फॉर्मेशन, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट्स, यानी कि स्पर्म, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। oogenesis मतलब बेटा फॉर्मेशन ऑफ ओवा, फॉर्मेशन ऑफ ओवा, ओवा का बनना, यानी कि फीमेल गैमीट का बनना। बेटा अब गैमीट कैसे बनते हैं? गैमीट्स बनते हैं बेटा मियोसिस से। गैमीट्स किससे बनते हैं? मियोसिस के प्रोसेस से।
तो इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर बेटा। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे, क्योंकि बहुत ही लेंथी प्रोसेस है और बट बहुत ही इजी प्रोसेस है और आपको पढ़ने में बहुत ही मजा आने वाला है। तो आप मेरे साथ बने रहिए बेटा। तो स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्म बनता है, oogenesis में ओवा बनता है। ये दोनों ही स्पर्म और ओवा दोनों ही कौन से प्रोसेस से बनते हैं? मियोसिस। ठीक है, अब मियोसिस क्यों जरूरी होता है? मियोसिस का फंक्शन क्या होता है? जब मियोसिस होता है तो मियोसिस कौन सी सेल्स में होता है? बेटा मियोसिस ऑलवेज अकर्स इन डिप्लॉइड सेल। मियोसिस किस में होता है? हमेशा डिप्लॉइड सेल्स में होता है। तो उन सेल्स को जिसमें मियोसिस होता है हम कहते हैं बेटा मियोसाइट्स। क्या कहते हैं बेटा? मियोसाइट्स। जिन सेल्स के अंदर मियोसिस होता है उन्हें हम कहते हैं मियोसाइट्स, और मियोसाइट्स ऑलवेज डिप्लॉइड होते हैं। मियोसाइट्स ऑलवेज डिप्लॉइड्स होते हैं। अब कुछ सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस, इसमें क्वेश्चन नीट में आ जाता है बेटा। मियोसिस क्या काम करता है? जब गैमीट्स बनाता है तो मियोसिस क्या करता है? सबसे पहले गैमीट्स आपके हैप्लॉइड होते हैं, सबको पता है हैप्लॉइड होते हैं गैमीट्स। हैप्लॉइड चीज बनाने के लिए हमेशा मियोसिस की जरूरत होती है, क्योंकि रिडक्शन डिवीजन है। ठीक है, तो जब ये दो हैप्लॉइड गैमीट आपस में फ्यूज करते हैं तो डिप्लॉइड इंडिविजुअल बनाते हैं, डिप्लॉइड जाइगोट बनाते हैं, जो कि आगे चलकर एम्ब्रियो और एम्ब्रियो से इंडिविजुअल बनता है। ठीक है, तो मियोसिस का काम क्या है बेटा? देखो मियोसिस हैप्लॉइड क्यों करता है उन्हें? ताकि आगे चलकर वो डिप्लॉइड बना सके। तो पेरेंट डिप्लॉइड है और जो बेबी हुआ वो भी डिप्लॉइड है। इट्स का मतलब मियोसिस हेल्प्स इन मेंटेनिंग द क्रोमोसोम नंबर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। मियोसिस सबको पता है, लेकिन क्वेश्चन आ जाता है जब सब ब्लैंक आउट हो जाते हो। ठीक है, तो मियोसिस हेल्प्स इन किसमें? मेंटेनिंग द क्रोमोसोम नंबर। तो मियोसिस का क्या काम होता है बेटा? मेंटेन द क्रोमोसोम नंबर। मियोसिस का फर्स्ट फंक्शन है इट मेंटेन्स द क्रोमोसोम नंबर। ये क्रोमोसोम नंबर को मेंटेन करता है। ओके, सेकंड क्या है? मियोसिस में क्या होता है बेटा? क्रॉसिंग ओवर। क्या होता है मियोसिस में? क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर से क्या होता है बेटा? वेरिएशंस। तो क्रॉसिंग ओवर से क्या होता है? वेरिएशंस। तो मियोसिस वेरिएशंस लाता है, इसके अलावा क्रोमोसोम नंबर भी मेंटेन करता है। ठीक है, कल मैंने आपको बताया था बेटा जो लोअर इंडिविजुअल्स होते हैं, जो लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनमें जो गैमीट्स होते हैं वो बिल्कुल सिमिलर होते हैं। तो गैमीटोजेनेसिस के दौरान भी दो तरह के गैमीट प्रोड्यूस होते हैं। एक तो वो गैमीट्स जिन्हें हम कहते हैं होमोगैमीट्स या फिर आइसोगैमीट्स। ये मैंने आपको कल बताया था। होमो या आइसो दोनों का मतलब होता है सिमिलर। तो ऐसे गैमीट्स जो मॉर्फोलॉजिकली एज वेल एज स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सिमिलर होते हैं उन्हें हम होमोगैमीट्स कहते हैं। ठीक है, उनमें हम पता नहीं लगा सकते कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल है। इसी तरह से हिट्रोगैमीट्स, हिट्रो मतलब डिफरेंट, जब दोनों गैमीट्स डिफरेंट होते हैं, जनरली मेल छोटा होता है और फीमेल गैमीट का साइज बड़ा होता है। इस केस में सिर्फ मेल गैमीट ही ऐसा होता है जो मोटाइल होता है और जो कि मूव कर सकता है। ठीक है, उसको मूव करके फीमेल गैमीट के पास जाना होता है। ठीक है, अब फीमेल जो होती है बेटा उसके ऊपर बहुत बड़ा बर्डन होता है फीमेल के पास, क्योंकि जो फीमेल का गैमीट्स है उसके अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस एंड द ooplast, न्यूक्लियस एंड द ooplast और बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रियाज। फीमेल के अंदर गैमीट में माइटोकॉन्ड्रिया भी होते हैं। अब फीमेल बेटा इतनी कॉम्प्लेक्स लाइफ कैसे जीती है बेटा? क्योंकि फीमेल के ऊपर ही बर्डन होता है। मेल का काम तो होता है, जैसे मैंने कल आपको बताया, मेल का काम होता है बस अपना डीएनए दे देना और प्रॉक्सिमल सेंट्रल ट्यूब्यूल दे देना। इसके अलावा मेल का कोई काम नहीं है। मेल का मैं आगे आपको बताऊंगी कि एग जो होता है फीमेल एग, उसके अंदर सारी एबिलिटी है बेबी प्रोड्यूस करने की, बस उसको एक एक्स्ट्रा स्टिमुलस की जरूरत होती है जो कि उसको मेल से मिल जाता है। ठीक है, बाकी सारा का सारा काम फीमेल ही करती हैं। यही कारण है बेटा जो फीमेल है वो एक सर्टेन एज के बाद उसमें एग प्रोड्यूस नहीं होता, फर्टिलाइजेशन नहीं होता, क्योंकि फीमेल की एनर्जी एक्सपेंडिचर बहुत ही ज्यादा होता है। क्योंकि फीमेल सबसे पहले स्पर्म आता है, जाइगोट बनता है, कहाँ बनता है? फीमेल के वॉर्म में बनता है। ठीक है, आपको पता है ना यूट्रस के अंदर इम्प्लांटेशन होता है, फिर 9 मंथ तक फीमेल बेबी कैरी करती है, फिर सारा का प्लेसेंटा बनता है, सारा न्यूट्रिशन जाता है,
तो ये सारा काम कौन कर रहा है? फीमेल। मेल का तो स्पर्म आया, डीएनए दिया और काम फिनिश। तो यही रीजन है कि मेल थ्रू आउट द लाइफ स्पर्म प्रोड्यूस कर सकते हैं, बट फीमेल एक सर्टेन एज के बाद ओवा प्रोड्यूस नहीं होते। फीमेल में एक सर्टेन एज के बाद ओवा प्रोड्यूस नहीं होते। इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे बेटा जब हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। इसके अलावा मैंने कल आपको एक बात बताई थी माइटोकॉन्ड्रियल ईव, कि माइटोकॉन्ड्रियल ईव क्या होता है बेटा? माइटोकॉन्ड्रियल ईव का मतलब होता है बेटा कि जो फीमेल है अपना माइटोकॉन्ड्रिया ऑफस्प्रिंग को देती है। यानी मेरे अंदर माइटोकॉन्ड्रिया कहां से आया है? मेरी मदर से। मेल नहीं देता है, क्योंकि मेल का जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो तो उसकी सारी एनर्जी तो स्विम करके फीमेल के पास आने तक ही खत्म हो जाती है। मेल के पास माइटोकॉन्ड्रिया बचता ही नहीं है, उसकी एनर्जी बचती ही नहीं है। बट फीमेल अपना माइटोकॉन्ड्रिया बेबी को देती है। जैसे मेरे अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया आया है मेरी मदर से आया है, और मेरी मदर में माइटोकॉन्ड्रिया किससे आया है? उनकी अपनी मदर से आया है, और उनकी अपनी मदर में उनकी अपनी मदर से आया है। तो इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया का जो जनरेशन आफ्टर जनरेशन ट्रांसफर हो रहा है उसको हम माइटोकॉन्ड्रियल ईव कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? माइटोकॉन्ड्रियल ईव। बड़ी ही इंटरेस्टिंग बातें हैं बेटा, ये मैं आगे और अच्छी आपको इंटरेस्टिंग बातें बताऊंगी, और हम एक स्टोरी के रूप में बायोलॉजी पढ़ेंगे। इट इज नॉट लाइक दैट कि हमें रट्टा करना है, कि हमें तो जब हम स्टोरी के रूप में पढ़ेंगे, आसपास के वातावरण नेचर को देखते हुए बायोलॉजी पढ़ेंगे, तो बायोलॉजी बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। और आई एम श्योर बच्चों की तुम लोगों के 360 में से 360 नंबर आएंगे और मैं आपको दिलवा के रहूंगी, ठीक है। बट इसके लिए आपको रेगुलरिटी, क्या वादा करना होगा मुझसे? रेगुलरिटी का वादा करना होगा कि आप हमेशा रेगुलर रहेंगे, हार्डवर्किंग रहेंगे, और अपना दिमाग कहीं और लगाएंगे ही नहीं। बस हर वक्त दिमाग में एक ही बात आना चाहिए कि हमें तो डॉक्टर बनना है, हमें डॉक्टर बनना है, और हमें डॉक्टर ही बनना है। सोते जागते खाते पीते बस आपको एक ही बात सोचनी है, हमें डॉक्टर बनना है, ठीक है। फिर देखना बच्चों किस तरीके से आपका मन बायोलॉजी के अंदर लगेगा, और आप किस तरीके से 360 में से 360 मार्क्स लेकर आओगे, ठीक है। तो गैमेटोजेनेसिस आई होप क्लियर हो गया होगा बच्चों। गैमेटोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, इसका प्रोसेस हम आगे स्टडी करेंगे। स्पर्मेटोजेनेसिस मेल गैमीट बनाता है यानी कि स्पर्म बनाता है, oogenesis फीमेल गैमीट बनाता है यानी कि ओवा बनाता है। और गैमीट कैसे बनते हैं? मियोसिस के प्रोसेस से बनते हैं, ठीक है। अब बेटा गैमीट तो बन गए हैं, लेकिन गैमीट्स ट्रांसफर भी तो होने चाहिए, ठीक है ना। अब गैमीट्स बन गए हैं, लेकिन जो गैमीट्स हैं वो ट्रांसफर भी तो होने चाहिए। खाली गैमीट बनाने से काम नहीं चलेगा ना बेटा, गैमीट्स ट्रांसफर भी होने चाहिए। उसके लिए जो लोअर इंडिविजुअल के गैमीट्स हैं उनके पास क्या होता है बेटा? फ्लैजिला। उनके पास क्या होता है? फ्लैजिला। और जो हायर इंडिविजुअल हैं उसमें जो फीमेल गैमीट है वो नॉन मोटाइल होता है, यानी कि वो मूव नहीं कर सकता है, और जो मेल गैमीट होता है वो मोटाइल होता है, यानी कि वो मूव कर सकता है, ठीक है। तो इसके अंदर सेकंड, इसका प्री फर्टिलाइजेशन का सेकंड इवेंट है गैमीट ट्रांसफर। गैमीट ट्रांसफर, तो गैमीट ट्रांसफर होते हैं बेटा कुछ गैमीट्स। अब गैमीट ट्रांसफर होने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है, ठीक है। कोई ना कोई मीडियम तो चाहिए ना, तभी तो गैमीट्स ट्रांसफर होंगे। तो जो कुछ गैमीट्स होते हैं, जैसे कि मान लो हम ब्रायोफाइट्स की बात करते हैं, एल्गी की बात करते हैं, तो इनके अंदर जो मीडियम होता है गैमीट ट्रांसफर करने के लिए वो होता है बेटा वाटर। कौन सा मीडियम होता है? वाटर, ठीक है। वो वाटर के मीडियम से गैमीट उनके ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। और जो हायर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर गैमीट्स बनते हैं, लेकिन कोई मीडियम नहीं होता, तो उसके अंदर हायर ऑर्गेनिज्म में कॉपुलेटरी ऑर्गन्स होते हैं, कॉपुलेटरी सेक्स ऑर्गन होते हैं, जो कि गैमीट ट्रांसफर करने में मदद करते हैं, जैसे कि मेल के केस में पेनिस होता है, ओके। तो जो हायर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर क्या बेटा? कॉपुलेटरी ऑर्गन, सेक्स ऑर्गन्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं गैमीट्स ट्रांसफर करने को। जैसे मैंने बताया मेल के केस में होता है पेनिस। तो नेचर ने चीजें बनाई हैं, जैसे मैंने पहले बताया था कि इवोल्यूशन होता गया और सेक्स ऑर्गन्स डेवलप होते गए। पहले एनवायरनमेंट पे डिपेंड करते थे, लेकिन बाद में एनवायरनमेंट एज वेल एज हॉर्मोन्स पर डिपेंड रहने लगे, ठीक है।
तो इस तरीके से हमने प्री फर्टिलाइजेशन में 2 इवेंट पढ़े हैं, गैमेटोजेनेसिस, भाई गैमीट्स बन गए। अब गैमीट्स को, मेल और फीमेल गैमीट को आपस में मिलना पड़ेगा, इसके लिए उन्हें एक मीडियम की जरूरत होती है। जो लोअर ऑर्गेनिज्म है उनमें मेजॉरिटी में वाटर मीडियम होता है, और जो हायर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें कॉपुलेटरी ऑर्गन्स यानी कि सेक्स ऑर्गन्स डेवलप हो जाते हैं, जो कि गैमीट्स को ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं। ओके, नेक्स्ट हम करते हैं बेटा, जो नेक्स्ट इवेंट है दैट इज फर्टिलाइजेशन। दैट इज फर्टिलाइजेशन। ओके, फर्टिलाइजेशन क्या होता है बेटा? फर्टिलाइजेशन इज फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। सिंपल, मेल गैमेट बन गया, फीमेल गैमेट बन गया, आपस में फ्यूज हो गए और क्या बना दिया? जाइगोट। क्या बना दिया? जाइगोट। ठीक है, दैट इज फर्टिलाइजेशन। अब बेटा जैसे मैंने बताया कि लोअर ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो मेल और फीमेल गैमेट होते हैं बेटा, वो बॉडी से बाहर वो इजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, उनकी बॉडी से बाहर इजेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, और वो मेल एंड फीमेल गैमेट्स वाटर के मीडियम से एक दूसरे के पास आते हैं और फर्टिलाइज करते हैं। इस तरह के फर्टिलाइजेशन को हम कहते हैं बेटा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल मतलब बाहर, बॉडी के बाहर अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो उसको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इस दौरान गैमीट्स को बहुत ज्यादा मात्रा, बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस किया जाता है, क्योंकि बहुत सारे गैमीट्स वेस्ट हो जाते हैं। और इसके दौरान, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के दौरान जो जाइगोट बनता है वो भी बहुत कम अडल्टहुड तक पहुंचते हैं, क्योंकि इस जाइगोट के ऊपर कोई प्रोटेक्टिव शील्ड नहीं होती है। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, फ्रॉग, एम्फीबियंस जनरली, फ्रॉग्स का एग्जांपल मैंने आपको दिया। ये क्या करते हैं फ्रॉग्स? ये पानी के अंदर भी रह सकते हैं और बाहर भी रह सकते हैं, लेकिन जब रिप्रोडक्शन करना होता है तो बेटा ये पानी के अंदर ही जाते हैं। ये अपने एग ले करते हैं, कहां पर ले करते हैं? ये करते हैं पानी के अंदर। अब बहुत सारे प्रीडेटर्स होते हैं जो कि इनके एग को खा सकते हैं। ठीक है, जब फर्टिलाइजेशन होता है और जाइगोट बनता है, वहां से लेके अडल्टहुड तक की जर्नी, इनका सर्वाइवल बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। ऑल्दो ये सेफ प्लेस ढूंढते हैं, बट इनका सर्वाइवल बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, और क्योंकि ये बहुत ज्यादा प्रीडेटर्स इनके जाइगोट्स को खा जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इंटरनल मतलब नाम से ही क्लियर है बेटा, इंटरनल का मतलब होता है जब फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होता है। ठीक है, इस केस में सिर्फ मेल गैमीट बाहर जाते हैं, फीमेल गैमीट अपनी जगह से नहीं हिलते हैं, वो फीमेल के अंदर ही प्रेजेंट रहते हैं। जो मेल गैमीट हैं उन्हें अपना दूरी तय करनी पड़ती है, उन्हें फीमेल के पास जाना पड़ता है, इसलिए मेल गैमीट ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि उनको एनर्जी चाहिए होती है और काफी सारे मेल गैमीट रास्ते में ही मर जाते हैं। तो मेल गैमीट ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं, जबकि फीमेल गैमीट 1। ठीक है, तो इस वजह से मेल गैमीट को फीमेल गैमीट के पास जाना होता है। जो फर्टिलाइजेशन होता है वो इनसाइड द बॉडी होता है, और जो जाइगोट भी बनता है वो बॉडी के अंदर बनता है। तो इस वजह से जो वहां का सर्वाइवल रेट है वो ज्यादा है, क्योंकि वो प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रहता है। जाइगोट बॉडी के अंदर रहता है, तो वो बहुत ही प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रहता है। क्लियर बच्चों? एक्सटर्नल बॉडी के बाहर, इंटरनल बॉडी के अंदर। एक्सटर्नल में वाटर मीडियम रहता है, मेजॉरिटी में वाटर मीडियम रहता है। ठीक है, इंटरनल के अंदर सर्वाइवल रेट ज्यादा होता है, और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के अंदर सर्वाइवल रेट कम रहता है। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं बेटा, अब क्या बन गया? फर्टिलाइजेशन हो गया, गैमीट्स बन गए, गैमीट ट्रांसफर हो गए, फर्टिलाइजेशन हो गया। अब नेक्स्ट हमारा जो इवेंट आता है इट इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। कि फर्टिलाइजेशन हो गया, अब क्या होगा? अब जो हमारा जाइगोट बना है उसका डेवलपमेंट होगा। जो हमारा जाइगोट बना है यानी डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट, कि जाइगोट का डेवलपमेंट होगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में।
ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट हम एनिमल्स की लाइफ साइकिल को या प्लांट्स की लाइफ साइकिल को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं कि डेवलपमेंट किस तरीके से होता है। हैप्लॉइड इंडिविजुअल बनता है, डिप्लॉइड बनता है या डिप्लॉइड हैप्लॉइड बनता है। तो इसके बेसिस पर बेटा जाइगोट के डेवलपमेंट को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। ठीक है, डिटेल में समझना बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छी अच्छी बातें मैं आपको बता रही हूं। तो इन बातों को आपको बहुत ही डिटेल के अंदर समझना है और इन बातों को अच्छे तरीके से आपको स्टडी करना है और इनको स्टोरी के रूप में स्टडी करना है ताकि आप लोगों से कहीं कोई गड़बड़ ना हो। ओके, अब हम करते हैं डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट। डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट। अब इसको हमने, इसकी लाइफ साइकिल को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लॉन्टिक एंड थर्ड वन इज हैप्लोडिप्लॉन्टिक। Sorry बेटा, it's diplohaploidic. It's diplohaploidic. डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। अब 1 बाय 1 मैं आपको समझाती हूँ। हैप्लॉन्टिक यानी हैप्लॉइड इंडिविजुअल प्रोड्यूस होते हैं। जो लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि एल्गी या कुछ ब्रायोफाइट्स के अंदर, उस वक्त क्या होता है, जो जाइगोट होता है बेटा, जो जाइगोट होता है अपने चारों तरफ एक लेयर बना लेता है, अपने चारों तरफ एक लेयर बना लेता है, लेयर डेवलप कर लेता है और उसको कहते हैं जाइगोस्पोर। उसको हम कहते हैं जाइगोस्पोर। जो जाइगोट होता है बेटा वो अपने चारों तरफ थिक लेयर डेवलप कर लेता है ताकि अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके, उसे हम कहते हैं बेटा जाइगोस्पोर। ठीक है, जाइगोस्पोर। जाइगोस्पोर फिर रेस्ट में चला जाता है। रेस्ट में वो इंतजार करता है कि कब फेवरेबल कंडीशन आए और मैं डिवाइड हूं। तो जब नेक्स्ट ग्रोइंग सीजन आता है या नेक्स्ट फेवरेबल सीजन आता है, उस वक्त जाइगोस्पोर के अंदर मियोसिस होता है। जाइगोस्पोर के अंदर मियोसिस होता है और हैप्लॉइड इंडिविजुअल्स बनते हैं। और हैप्लॉइड इंडिविजुअल्स बनते हैं। तो इसलिए इस साइकिल को हम कहते हैं बेटा हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो कैसे हुआ जाइगोट का डेवलपमेंट? इसमें जाइगोट ने अपने चारों तरफ एक थिक लेयर बना ली, उसे हमने बोला जाइगोस्पोर। जाइगोस्पोर आराम से रहा, उसको कोई जल्दी नहीं थी डिवाइड करने की, वो एक राइट टाइम आने का इंतजार कर रहा था। और जैसे ही राइट टाइम आया, जाइगोस्पोर ने बोला अब तो डेवलपमेंट करना ही चाहिए, तो उसमें फटाफट मियोसिस हुआ और जाइगोस्पोर से हैप्लॉइड इंडिविजुअल बन गए। इट इज कॉल्ड हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ओके, नेक्स्ट वन इज डिप्लॉन्टिक। इट इज वेरी सिंपल। जाइगोट बन गया है आपका। अब जाइगोट के अंदर रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन होंगे। जाइगोट के अंदर रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन होंगे, जल्दी जल्दी माइटोटिक डिवीजन होंगे और उससे मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो बनेगा। मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो बनेगा और उससे हम डिप्लॉइड इंडिविजुअल भी बनेगा। मल्टी सेलुलर डिप्लॉइड एम्ब्रियो, मल्टी सेलुलर डिप्लॉइड एम्ब्रियो। क्योंकि इसमें डिप्लॉइड जाइगोट से डिप्लॉइड एम्ब्रियो बन रहा है, कौन से प्रोसेस से? रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन से। रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन से डिप्लॉइड एम्ब्रियो बन रहा है बेटा, इसलिए इस लाइफ साइकिल को कहते हैं हम डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं डिप्लोहैप्लॉन्टिक। कि पहले तो डिप्लॉइड फेज होता है और उसके बाद हैप्लॉइड फेज होता है। पहले डिप्लॉइड फेज होता है और उसके बाद बेटा हैप्लॉइड फेज होता है। इसमें क्या होता है बेटा, जो जाइगोट है, जाइगोट है, माइटोसिस हुआ, ध्यान से सुनना बेटा, जाइगोट माइटोसिस हुआ, एम्ब्रियो बन गया। जाइगोट क्या है? डिप्लॉइड। एम्ब्रियो भी क्या है? डिप्लॉइड।
इस एम्ब्रियो ने स्पोरोफाइट्स बना दिए। क्या बना दिए? स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट भी क्या है? डिप्लॉइड। स्पोरोफाइट भी क्या है? डिप्लॉइड। अब इस स्पोरोफाइट के अंदर थे स्पोरेंजिया। स्पोरोफाइट के अंदर थे स्पोरेंजिया। इन स्पोरेंजिया में हुआ मियोसिस। क्या हुआ? मियोसिस। तो मियोसिस से क्या बना? स्पोर्स। मियोसिस से क्या बना? स्पोर्स। क्योंकि मियोसिस हुआ है तो क्रोमोसोम नंबर क्या रह गया? हाफ। तो स्पोर्स क्या हो गए? हैप्लॉइड। स्पोर्स क्या हो गए? हैप्लॉइड। ये स्पोर्स गैमेटोफाइट बनाते हैं। ये स्पोर्स गैमेटोफाइट बनाते हैं जो कि क्या होता है? हैप्लॉइड। गैमेटोफाइट भी क्या होते हैं? हैप्लॉइड। इन गैमेटोफाइट के पास होते हैं गैमीट्स। इन गैमेटोफाइट के अंदर होते हैं गैमीट जो कि हैप्लॉइड होते हैं। तो इस केस में हमने देखा पहले डिप्लॉइड इंडिविजुअल बने फिर हैप्लॉइड बने, इसलिए इसको हमने कहा डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ठीक है, क्विक प्रीकैप करते हैं बेटा। जाइगोट, माइटोटिक डिवीजन एम्ब्रियो, देन डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो स्पोरोफाइट, यहां तक डिप्लॉइड है। स्पोरोफाइट के पास क्या है बेटा? स्पोरेंजिया। स्पोरोफाइट के पास क्या है बेटा? स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया में क्या हुआ? मियोसिस। क्या हुआ बेटा? मियोसिस। और मियोसिस से स्पोर्स बने। स्पोर्स हमारे हैप्लॉइड है। स्पोर्स से डेवलपमेंट हुआ तो गैमेटोफाइट बने जो कि हैप्लॉइड है, और गैमेटोफाइट से बने गैमीट्स। गैमेटोफाइट से बने गैमीट्स। अंडरस्टैंड? तो डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट आई होप आप सबको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि किस तरीके से जाइगोट का डेवलपमेंट होता है। बेटा इसी डेवलपमेंट के बेसिस पर कुछ एनिमल्स आपको पता है एग देते हैं, कुछ एनिमल्स यंग वंस प्रोड्यूस करते हैं। कुछ एनिमल्स एग देते हैं, कुछ एनिमल्स यंग वन प्रोड्यूस करते हैं, और कुछ एनिमल्स फर्टिलाइज्ड एग देते हैं लेकिन वो इनसाइड द वॉर्म रहता है। तो इसके बेसिस पर मैं आपको एनिमल्स की 3 कैटेगरीज बता रही हूँ। ठीक है, तो कौन कौन सी कैटेगरीज हैं वो? ओविपेरस, विविपेरस एंड ओविविविपेरस या ओवाविविपेरस या ओवोविविपेरस। ठीक है बेटा, ओवी मतलब एग। ये वो एनिमल है बेटा, ओविपेरस ये वो एनिमल है जो कि फर्टिलाइज्ड या फिर अनफर्टिलाइज्ड एग ले करते हैं। जरूरी नहीं कि हर एग फर्टिलाइज्ड हो, या तो ये फर्टिलाइज्ड एग ले करते हैं या फिर अनफर्टिलाइज्ड एग ले करते हैं। जो हैन होती है बेटा उसका सारा एग जो होते हैं वो फर्टिलाइज्ड नहीं होते हैं। फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है कि एग को मेल स्पर्म्स के द्वारा फर्टिलाइज करवाया गया है। ठीक है, तो हैन को एग देने के लिए हर वक्त रूस्टर की जरूरत नहीं होती है। जब रूस्टर इन्वॉल्व होता है तो उस वक्त फर्टिलाइज्ड एग देती है हैन, लेकिन जब रूस्टर इन्वॉल्व नहीं होता उस वक्त भी हैन एग ले करती है, लेकिन वो एग अनफर्टिलाइज्ड होते हैं क्योंकि उसमें किसी स्पर्म का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। तो ये आपको याद रखना है बेटा। तो ओविपेरस वो एनिमल्स होते हैं जो कि एग लेइंग एनिमल्स होते हैं जो कि फर्टिलाइज्ड या फिर अनफर्टिलाइज्ड एग ले करते हैं। और जो फर्टिलाइज्ड एग होते हैं उसको ये सेफ प्लेस पे ले करती हैं क्योंकि इनके लिए खतरा बहुत ही ज्यादा होता है। बहुत ही सारे प्रीडेटर घूम रहे होते हैं जो कि इनके एग को खा सकते हैं। तो ये जनरली जो बर्ड्स होती हैं, जो रेप्टाइल्स होते हैं, ये जो फर्टिलाइज्ड एग ले करते हैं, इनके चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। इनके चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जो कि कैल्केरियस सेल की बनी हुई होती है। किसकी बनी हुई होती है बेटा? कैल्केरियस सेल की, या उसको कैल्केरियस कवरिंग भी कहते हैं। समझ आया? ओविपेरस वो एनिमल्स होते हैं जो कि एग अंडा देते हैं। ये एग फर्टिलाइज्ड भी हो सकते हैं एज वेल एज अनफर्टिलाइज्ड भी हो सकते हैं। जो फर्टिलाइज्ड एग है, जैसे कि मैंने एग्जांपल आपको दिया बर्ड्स और रेप्टाइल्स जो कि फर्टिलाइज्ड एग देती हैं, उनके चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जो कि कैल्केरियस सेल की बनी हुई होती है। अंडरस्टैंड? ओविपेरस। अब हम आते हैं विविपेरस।
विविपेरस क्या होता है बेटा, इसमें जाइगोट से जो एम्ब्रियो बनता है वो इनसाइड द बेबी बनता है, और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड बीतने के बाद फीमेल डिलीवर द बेबी, फीमेल डिलीवर द यंग वंस। ठीक है, इसके अंदर जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है वो इनसाइड द बेबी, इनसाइड द बॉडी होता है, एंड आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम फीमेल डिलीवर द यंग वंस, यंग वंस को डिलीवर देती है, डिलीवरी होती है फीमेल की, एंड यंग वंस प्रोड्यूस होते हैं। इस केस में चांसेस ऑफ सर्वाइवल ज्यादा है, इस केस में चांसेस ऑफ सर्वाइवल काफी कम है, क्योंकि इनके पास कोई प्रोटेक्शन नहीं होती, और वहां पर मदर वॉर्म के अंदर बॉडी बेबी प्रोटेक्टेड रहता है, क्योंकि उसके अंदर हमें पता है, आगे हम स्टडी करेंगे अम्बिलिकल कोड, प्लेसेंटा, नरिशमेंट, हम सब स्टडी करेंगे आगे। ठीक है, तो वो प्रोटेक्टेड रहता है, तो इस वक्त इसी कारण चांसेस ऑफ सर्वाइवल विविपेरस में ज्यादा रहते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है ओवोविविपेरस। ओवोविविपेरस, इस केस में क्या होता है बेटा, फर्टिलाइजेशन के बाद, आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो फर्टिलाइज्ड एग है वो इनसाइड द बॉडी रहता है, बाहर नहीं आता, वो इनसाइड द बॉडी रहता है, और एम्ब्रियो का जो इनसाइड द बॉडी प्रेजेंट रहता है, और जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट है वो भी बॉडी के अंदर होता है, लेकिन इसमें और इसमें क्या फर्क है, इसमें जो बेबी होता है उसको सारा का सारा खाना मिल रहा होता है, क्योंकि क्या प्रेजेंट होता है विविपेरस के पास, प्लेसेंटा। क्या प्रेजेंट होता है, प्लेसेंटा, जबकि ओवोविविपेरस के पास प्लेसेंटा नहीं होता। प्लेसेंटा इंपॉर्टेंट बेटा, ओवोविविपेरस के पास प्लेसेंटा एब्सेंट रहता है, तो जो एम्ब्रियो डेवलप कर रहा होता है उसको खाना पानी नहीं मिलता है, और बाद में वो यंग वंस में प्रोड्यूस होता है। अंडरस्टैंड, डिफरेंस पता चला। इसमें क्या होता है, बेबी डिलीवर होता है, यंग वंस इनसाइड द बॉडी बनता है, इसमें फर्टिलाइज्ड एग रहता है, एग फर्टिलाइज्ड होने के बाद अंदर ही रहता है, एम्ब्रियो बनता है, लेकिन उसको कहीं से कोई खाना पानी नहीं मिलता है, क्योंकि प्लेसेंटा एब्सेंट होता है ओवोविविपेरस एनिमल्स के अंदर। एग्जाम्पल जैसे बेटा शार्क, रेटल स्नेक, ये ओवोविविपेरस के एग्जाम्पल्स हैं। आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ओवोविविपेरस, ओविपेरस, विविपेरस। बेटा नोट्स बनाते रहिए, कॉपी पेन हमेशा, रजिस्टर और पेन रख के आपको अपने साथ रखना है हमेशा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करते रहिए बेटा, क्योंकि अपने बनाए हुए नोट सबसे अच्छे होते हैं और आपको याद भी रहते हैं। सीधा राइटिंग से सीधा चीजें आपके माइंड में जाती हैं और आपको चीजें याद रखने में कोई परेशानी नहीं होती है। तो इसलिए बच्चों हमेशा प्रिपेयर रहो, कॉपी पेन के साथ, रजिस्टर और पेन लेके बैठो, दिमाग यहाँ से खुला रखो, ईयर अपने ओपन रखो, ताकि चीजें बहुत जल्दी से आपके डायरेक्ट ब्रेन तक एंटर करे और आपको क्रैमिंग करने की जरा भी जरूरत ना पड़े। ठीक है, अब प्लांट्स के अंदर क्या होता है बेटा, प्लांट्स के अंदर आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है बेटा, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो जितने भी एसेसरी ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि सेपल्स होता है, पेटल्स होता है, स्टेमन्स होता है, दे ऑल फॉल एंड फेड आउट, सबके सब गिर जाते हैं। सिर्फ क्या अटैच रहता है, पिस्टिल। क्या अटैच रहता है, पिस्टिल अटैच रहता है, क्योंकि वहां पर ही मैंने क्या बताया, चाहे प्लांट्स में देख लो चाहे एनिमल्स में देख लो, हर जगह फीमेल को ही एफर्ट करने पड़ते हैं डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट में। मेल का काम सिर्फ और सिर्फ गैमीट ट्रांसफर करना होता है। तो इस केस में भी सेपल भी हट गया, पेटल भी हट गया, स्टेमन्स भी हट गए, बेचारी पिस्टिल बच गई जिसको अपना सारा काम करना है। ठीक है, तो इसके अंदर जो ओव्यूल होता है बेटा वो सीड में चेंज हो जाता है। ओव्यूल होता है जो वो सीड में चेंज हो जाता है, एंड वॉल ऑफ द ओवरी जो होती है, वॉल ऑफ द ओवरी जो होती है वो पेरिकार्प में चेंज हो जाती है, पेरिकार्प में चेंज हो जाती है, और ये दोनों मिलकर बनाते हैं फ्रूट। ये दोनों मिलकर बनाते हैं फ्रूट।
एंजियोस्पर्म्स में बेटा डबल फर्टिलाइजेशन होता है। डबल मतलब 2 बार फर्टिलाइजेशन होता है। कैसे होता है ये हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म इन प्लांट्स। ठीक है बेटा, कैसे होता है, इसका प्रोसेस क्या होता है, क्योंकि हमें सबको पता है 2 मेल गैमीट बनते हैं। एक मेल गैमीट न्यूक्लियस के साथ हम क्या करता है, फर्टिलाइज करता है और क्या बनाता है बेटा, एग सेल के साथ फर्टिलाइज करता है और बनाता है जाइगोट। जो दूसरा मेल गैमीट है वो सेंट्रल न्यूक्लियस के साथ फर्टिलाइज करता है और प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बनाता है। ठीक है, तो 2 फर्टिलाइजेशन होते हैं, इसलिए इसे डबल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। तो डबल फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्मिंग यानी फ्लावरिंग प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक होता है। इसके बारे में बेटा हम डिटेल में पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, चिंता की कोई बात नहीं है, आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, अब यहां तक हमें समझ में आया। नेक्स्ट हम करते हैं बेटा पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस क्या होता है, एग का इंडिविजुअल में बनना विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, जो फीमेल एग होता है वो चेंज हो जाता है इंडिविजुअल में विदाउट फर्टिलाइजेशन। कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होता और एग फीमेल में जो फीमेल का एग होता है वो कंप्लीट इंडिविजुअल में चेंज हो जाता है, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होता है ना। कुदरत की करिश्मा देखा बेटा, एग के पास सब कुछ होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, उसको बस एक स्टिमुलस की जरूरत होती है और वो स्टिमुलस उसको मेल गैमीट से मिल जाता है। अदरवाइज एग के पास अपना सब कुछ होता है कि वो नया इंडिविजुअल बना सके। इसलिए फीमेल का इस पूरे प्रोसेस में बहुत ही बड़ा महत्व है, बहुत ही बड़ा रोल है। अंडरस्टैंड। अब पार्थिनोजेनेसिस 2 तरह के होते हैं। जो स्टिमुलस एक तो नेचर दे रही है उसको नेचुरल पार्थिनोजेनेसिस कह देंगे, और स्टिमुलस हम लोग आर्टिफिशियली दे रहे हैं तो उसको आर्टिफिशियल पार्थिनोजेनेसिस कह देंगे। अंडरस्टैंड। तो 2 तरह पार्थिनोजेनेसिस 2 होता है। सबसे पहले हम नेचुरल पार्थिनोजेनेसिस की बात करेंगे। नेचुरल पार्थिनोजेनेसिस को बेटा हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कंप्लीट पार्थिनोजेनेसिस, इनकम्प्लीट पार्थिनोजेनेसिस एंड थर्ड वन इज पीडोजेनेटिक पार्थिनोजेनेसिस। ठीक है, मैंने बताया स्टिमुलस की जरूरत होती है एग को, और वो स्टिमुलस नेचर से भी मिल सकता है या फिर आर्टिफिशियल भी मिल सकता है। अगर नेचर से मिलता है तो उसको हम नेचुरल पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं, आर्टिफिशियली मिलता है तो उसको आर्टिफिशियल पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। अब नेचुरल पार्थिनोजेनेसिस फर्दर 3 पार्ट में डिवाइडेड है। कंप्लीट पार्थिनोजेनेसिस, इनकम्प्लीट पार्थिनोजेनेसिस एज वेल एज पीडोजेनेटिक पार्थिनोजेनेसिस। देखो बेटा ध्यान से समझना, कंप्लीट पार्थिनोजेनेसिस वो एनिमल्स होते हैं जिनके अंदर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ पार्थिनोजेनेसिस होता है। तो ऐसे एनिमल जिनमें मोड ऑफ रिप्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ पार्थिनोजेनेसिस होता है, ऐसे एनिमल्स इस तरह के पार्थिनोजेनेसिस को कंप्लीट पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ओनली क्या है बेटा, पार्थिनोजेनेसिस। ओनली क्या है, पार्थिनोजेनेसिस, कि पार्थिनोजेनेसिस ही मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। दूसरी इसकी खास बात, ध्यान से सुनना बच्चों, इसकी दूसरी खास बात यह है कि कंप्लीट पार्थिनोजेनेसिस से सिर्फ और सिर्फ फीमेल प्रोड्यूस होती है। सिर्फ और सिर्फ फीमेल प्रोड्यूस होती है, मेल प्रोड्यूस नहीं होते। इसका एग्जाम्पल है बेटा, लिजर्ड है अर्मेनिया की। अर्मेनिया एक कंट्री का नाम है, वहां एक लिजर्ड है जिसे हम कहते हैं लेसरेटा सेक्सिकोला आर्मेनिया का ये लिजर्ड है बेटा, अर्मेनिया की है।
ये जो लिजार्ड है इसके अंदर कंप्लीट पार्थिनोजेनेसिस होता है, यानी कि मोड ऑफ रिप्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ पार्थिनोजेनेसिस रहता है। इस लिजार्ड में जो फैमिली में सिर्फ और सिर्फ फीमेल है, कोई मेल प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ फीमेल है इसकी। अंडरस्टैंड। अब हम आते हैं बेटा इनकम्प्लीट पार्थिनोजेनेसिस पर। अब हम आते हैं इनकम्प्लीट पार्थिनोजेनेसिस पर। इनकम्प्लीट पार्थिनोजेनेसिस में क्या होता है बेटा, दोनों मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं, सेक्सुअल भी होता है इसमें और पार्थिनोजेनेसिस भी होता है। सेक्सुअल भी होता है और पार्थिनोजेनेसिस भी होता है। एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ बेटा, इसका एग्जाम्पल है हनी बी। इनकम्प्लीट पार्थिनोजेनेसिस के बारे में हम पढ़ रहे थे बेटा। इसका मैंने एक एग्जांपल दिया आपको, हनी बी। ठीक है बेटा, हनी बी के अंदर फर्टिलाइज्ड एग भी होता है एज वेल एज अनफर्टिलाइज्ड एग भी होता है। फर्टिलाइज्ड एग भी होता है और अनफर्टिलाइज्ड एग भी होता है हनी बी के अंदर। जो फर्टिलाइज्ड एग है उससे तो बनते हैं बेटा क्वीन एंड वर्कर हनी बी, क्वीन एंड वर्कर हनी बी। ठीक है, और अनफर्टिलाइज्ड एग से बनते हैं मेल, जिन्हें हम कहते हैं ड्रोन। तो इसमें हनी बी के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हुआ एज वेल एज पार्थिनोजेनेसिस भी हुआ। अनफर्टिलाइज्ड एग में क्या होता है बेटा, पार्थिनोजेनेसिस होता है और पार्थिनोजेनेसिस के प्रोसेस से मेल प्रोड्यूस होते हैं। बेटा हनी बी से मुझे याद आया एफिड्स के बारे में। बड़ी खूबसूरत चीज है बेटा, नेचर ने आप देखो कितनी खूबसूरत चीज बनाई है, इसको आप ध्यान से समझना। एफिड्स में क्या होता है बेटा, जब स्प्रिंग सीजन रहता है तो उसके जाइगोट ना पार्थिनोजेनेसिस के प्रोसेस से बस फीमेल और फीमेल ही बनाता है। ठीक है, जब समर मंथ आता है फीमेल ही बनाता है बस। लेकिन जब समर मंथ खत्म होने वाला होता है तो उस दौरान वो जो जाइगोट है वो मेल और फीमेल दोनों ही बनाता है, वो मेल और फीमेल दोनों ही प्रोड्यूस करता है। फिर मेल और फीमेल में फर्टिलाइजेशन होता है एंड जाइगोट बनता है। मेल और फीमेल में फर्टिलाइजेशन होता है एंड देन जाइगोट बनता है। ठीक है, फिर जाइगोट वहां हुआ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहले पार्थिनोजेनेसिस से सिर्फ फीमेल बन रही थी, समर मंथ का एंड आया तब मेल और फीमेल दोनों बने पार्थिनोजेनेसिस से। मेल और फीमेल आपस में फ्यूज हुए, जाइगोट बना। फिर स्प्रिंग मंथ आया और उसके बाद फिर से वही साइकिल चालू हो गई, फिर से फीमेल ही बनने लगी। आप नेचर की खूबसूरत रचना को देखो बेटा, पहले पार्थिनोजेनेसिस से क्या बन रहा था, फीमेल। स्प्रिंग में फीमेल बनी, समर में फीमेल बनी। जैसे ही समर मंथ खत्म होने लगा मेल फीमेल दोनों बन गए, मेल फीमेल ने फ्यूज किया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, जाइगोट बन गया। फिर स्प्रिंग मंथ आया, फिर पार्थिनोजेनेसिस होने लगा। इस तरह के पार्थिनोजेनेसिस को कहते हैं बेटा साइक्लिक पार्थिनोजेनेसिस। क्या कहते हैं, तो एफिड्स में हमें देखने को मिलता है साइक्लिक पार्थिनोजेनेसिस। ये हमें एफिड्स में देखने को मिलता है। बेटा एक बर्ड याद आया मुझे, बर्ड टर्की जो बर्ड है उसमें जो 40% मेल ध्यान रखना बेटा, 40% मेल पार्थिनोजेनेसिस से ही प्रोड्यूस होते हैं। रेस्ट 60% सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, सारी फीमेल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। सिर्फ 40% मेल पार्थिनोजेनेसिस से ही प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, थर्ड आता है बेटा पीडोजेनेटिक पार्थिनोजेनेसिस। इसका मतलब पार्थिनोजेनेसिस जो हो रहा है बेटा वो लार्वल स्टेज में हो रहा है। पार्थिनोजेनेसिस किस में हो रहा है, लार्वा में हो रहा है।
इसका एग्जाम्पल है लीवर फ्लूक, इसका एग्जाम्पल है लीवर फ्लूक कि पार्थिनोजेनेसिस लार्वल स्टेज में हो रहा है और एग्जाम्पल क्या है बेटा इसका, लीवर फ्लूक। ठीक है, नाउ मूव ऑन टू द आर्टिफिशियल पार्थिनोजेनेसिस। आर्टिफिशियल पार्थिनोजेनेसिस, बेटा आर्टिफिशियल पार्थिनोजेनेसिस यानी हम लोगों ने आर्टिफिशियली स्टिमुलस दिया एग को। ठीक है, अब ये स्टिमुलस फिजिकल भी हो सकता है एज वेल एज केमिकल भी हो सकता है। तो आर्टिफिशियल पार्थिनोजेनेसिस को हमने बोला फिजिकल, दो पार्ट में डिवाइड किया, फिजिकल स्टिमुलस एज वेल एज केमिकल स्टिमुलस। फिजिकल स्टिमुलस लाइक टेम्परेचर हो गया, कोई भी फिजिकल जो क्वांटिटीज होती हैं, तो इस तरह से अगर हमने कोई स्टिमुलस उनको दिया है तो उसको फिजिकल स्टिमुलस में आएंगे। केमिकल स्टिमुलस जैसे हमने सॉल्ट की कंसंट्रेशन चेंज कर दी, कोई केमिकल डाल दिया, ईथर डाल दिया, प्रोपेनॉल डाल दिया, तो इस तरह के फिजिकल, इसके अंदर फिजिकल में मैकेनिकल भी हो सकता है, प्रिक कर दिया निडल से, ये भी फिजिकल में आएगा। ठीक है, केमिकल में सॉल्ट कंसंट्रेशन चेंज कर दी, कोई भी केमिकल का स्टिमुलस दे दिया, तो वो सब केमिकल के अंदर आ गया। तो ये स्टिमुलस, ये भी बहुत सारे जो इंडिविजुअल, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये आर्टिफिशियल पार्थिनोजेनेसिस भी होता है। अंडरस्टैंड बेटा? आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आगे मैं आपको जब क्वेश्चंस कराऊंगी इस चैप्टर के, तो मैं आपको बहुत सारी और भी नई चीजें बताऊंगी। इसके लिए आपको मेरे साथ जुड़े रहना पड़ेगा। ये चैप्टर बेटा ध्यान से आपको पढ़ना है, शुरू से लेके एंड तक पढ़ना है। कोई भी अगर आपके मन में डाउट है या क्वेश्चन है तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आई विल क्लियर योर डाउट। सो प्लीज शेयर माई चैनल, लाइक माई चैनल एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अब हम मिलते हैं बच्चों कल, तो कल ठीक 10:30 पे कॉपी और पेन लेकर सीधा आपको बैठ जाना है कि मैम का लेक्चर आ रहा है और हमें उसे मिस नहीं करना है। तो आज के लिए बेटा बाय बाय, टाटा, नमस्ते।